हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह सेशन हम 68th बीपीएससी मेंस के लिए रन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के डिमांड पे कि सर जल्द से जल्द साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किए जाए, इसलिए आज से हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में मैं स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन द सेशन। स्पेस टेक्नोलॉजी, यह जो एज है, यह एक ऐसा एज है कि डे बाय डे हम स्पेस के क्लोज आते जा रहे हैं। दिस इज द एज ऑफ स्पेस, स्पेस एज। वी आर गेटिंग क्लोजर टू स्टार्स एंड सन्स एंड अदर प्लैनेट्स। डे बाय डे वी आर गेटिंग टू क्लोज टू स्पेस। दैट्स वाई दिस एज इज कॉल्ड एज स्पेस एज। चाहे वो मून हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो वेनस हो, चाहे जितने भी अदर प्लैनेट्स हो या अदर ऑब्जेक्ट्स हो, उनके हम क्लोज होते जा रहे हैं डे बाय डे। नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं स्पेस सेक्टर में। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि चाहे वो मार्स मिशन हो, चाहे वो वेनस पे बहुत सारे मिशन गए हैं, जिसके कारण से हम लोग न्यू एक्सप्लोरेशन कर पा रहे हैं स्पेस के बारे में। तो अगर हम प्रिसाइजली अगर डिफाइन करें कि व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्पेस। तो स्पेस का एक्चुअल में कहीं भी कोई प्रॉपर डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, बट कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो व्हाट इज स्पेस, तो देयर इज ए कन्वेंशन दैट फ्रॉम द मीन सी लेवल, जो अर्थ है, जो भी आपका हाइट नापा जाता है, एल्टीट्यूड मापा जाता है फ्रॉम द मीन सी लेवल। अगर मीन सी लेवल से अप्रोक्स 60 to 62 माइल्स ऊपर में एक लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड कारमन लाइन। एंड आफ्टर दैट आउटर स्पेस स्टार्टेड। मतलब जो अर्थ है, जो मीन सी लेवल है, उससे लगभग 60 से 62 माइल ऊपर जाने पे एक इमेजिनरी लाइन है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज कारमन लाइन। एंड आफ्टर दैट लाइन आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। लगभग 100 किलोमीटर, अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो एक लाइन, इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड कारमन लाइन। और उसके बाद जो सेक्टर स्टार्ट होता है, जो एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड आउटर स्पेस। और स्टडी ऑफ दैट आउटर स्पेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। सो अगर हम प्रिसाइजली स्पेस टेक्नोलॉजी को डिफाइंड करें, सो स्पेस इज अ वाइड रेंजिंग टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस और टूल दैट इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर यूज इन आउटर स्पेस। ये आउटर स्पेस कहां से स्टार्ट हो रहा है? आफ्टर दिस कारमन line, whether it for communication, navigation, exploration and some other purpose। तो जो आउटर स्पेस का स्टडी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ न्यू एडवांसमेंट इन स्पेस, आइदर वो कम्युनिकेशन हो सकता है, नेविगेशन हो सकता है, एक्सप्लोरेशन हो सकता है, या फिर किसी अदर पर्पस के लिए जब हम इस स्पेस में, आउटर स्पेस में, आफ्टर द कारमन लाइन, और यह लाइन कहां से स्टार्ट होता है? अप्रोक्स 60 to 62 माइल्स फ्रॉम मीन सी लेवल ऑफ द अर्थ। उसके बाद जो सेक्टर स्टार्ट होता है, दैट सेक्टर इज कॉल्ड आउटर स्पेस सेक्टर। और जब हम उसकी स्टडी करते हैं फॉर एक्सप्लोरेशन, फॉर नेविगेशन, फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर एनी अदर रिलेटेड पर्पस, दैट स्टडी इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। सो आई होप आपको ये स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है वो समझ में आया होगा। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्पेस स्टार्ट होता कहां से है। तो स्पेस एक कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक इमेजिनरी लाइन माना जाता है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड कारमन लाइन, जो कि अर्थ का जो मीन सी लेवल, जहां से हाइट मापा जाता है, एल्टीट्यूड मेजर किया जाता है, वहां से 60 से 62 माइल ऊपर जाने पे वह लाइन के बाद में जो सेक्टर स्टार्ट होता है, दैट सेक्टर इज कॉल्ड आउटर स्पेस सेक्टर, एंड द स्टडी ऑफ दैट आउटर स्पेस इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या चैलेंजेज है, व्हाट आर द चैलेंजेज
इन स्पेस टेक्नोलॉजी। हालांकि बीते कुछ डिकेड्स में काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला है इन स्पेस सेक्टर, काफी ज्यादा न्यू एक्सप्लोरेशन हुए हैं, नेविगेशन हुए, बहुत ज्यादा न्यू सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, बट स्टिल देयर आर करेंट मेनी चैलेंजेस रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। पहले अगर हम चैलेंज की बात करें, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, अभी भी इतने ज्यादा एडवांसमेंट के बावजूद भी हमारे यहां टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है इन स्पेस सेक्टर। कैसे अगर बात कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज बीन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी कंट्रीज हैं, आप वर्ल्ड में आज जो भी कंट्री ले लो, हर एक कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी की होड़ में आगे आना चाहता है। चाहे वो यूएसए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस है, इंडिया हो, चाइना हो, रसिया हो, इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान, हर एक कंट्रीज को आज इंटरेस्ट है स्पेस सेक्टर में। बट अगर हम इस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की बात करें तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली और डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा इसमें फंडिंग की जरूरत होती है और काफी ज्यादा इसके फेलियर रिस्क भी होते हैं। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सही है अदर के मुकाबले में। जो अदर कंट्री जो लॉन्च करते हैं उसके मुकाबले में जो इंडिया में जो कॉस्टिंग है लॉन्चिंग की या एक्सप्लोरेशन की, वो काफी कम है एज कंपेयर टू अदर्स। So there is a technological limitations, still technological limitations in space sector। अगर हम बात करें फंडिंग की, स्टिल जैसा कि हम बात किए थे कि यह एक रिस्की बिजनेस है। स्पेस सेक्टर इज ए रिस्की बिजनेस, इसमें फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, लाइफ थ्रेटनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई इस सेक्टर में अभी भी फंडिंग की काफी ज्यादा कमी होती है। बहुत सारे कम स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में कुछ नया इनोवेशन करने का ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें फेलियर होने के रिस्क ज्यादा हैं। Not only does it involve considerable amount of money, but it also involves risk of life if something goes went wrong। तो एक तो है कि इसमें छोटा अमाउंट से आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए क्योंकि इसके लिए पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा, उस तरीके के टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसे हायर करना पड़ेगा, देन ओनली कैन यू स्टार्ट और फंड। बट उसके बावजूद भी आपको एक तो फंडिंग का है कि काफी ज्यादा फंडिंग चाहिए और इसके रिस्क फेलियर काफी ज्यादा हैं। लिमिटेड नॉलेज, अब हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर कर लिया है स्पेस के बारे में, सब कुछ जान गए, बट स्टिल अभी स्पेस काफी ज्यादा वाइड है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना अभी काफी ज्यादा उस पर लिमिटेशंस है। हम लोग काफी अभी अगर बात करें कि जितना स्पेस है उसका कितना जान पाए हैं तो ओनली 10%। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस का बस 10% अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उससे लोग जान पाए हैं। Limited knowledge. The space industry is an extremely complex industry which requires a large amount of technical expertise to develop. Only a handful of people have expertise to create technology. और दूसरा बात यह भी है कि लिमिटेड नॉलेज होने का कारण क्या है कि बहुत कम लोग ही हैं जिसका इनमें एक्सपर्टीज है। बहुत सारे साइंटिस्ट है, कोई मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, कोई अदर फील्ड में काम कर रहा है। स्पेस सेक्टर में जो नॉलेज का लिमिटेशंस है वो काफी अधिक है, बहुत कम लोग ही स्पेस सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है या उनका इंटरेस्ट है। हाई फेलियर रेट, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें रेट ऑफ फेलियर जो है अभी भी काफी हाई है। अभी भी पूरा सियोरिटी नहीं कहा जाता है कि जब तक लॉन्च 100% वो कंप्लीट ना हो जाए, 100% वो सक्सेसफुल नहीं हो जाए, स्टिल उनमें जो फेलियर का रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। फॉर एग्जांपल, सैटेलाइट यूज्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड सस्पिटेबल टू फॉल्ट्स एंड ब्रेकडाउन्स। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हम लॉन्च करते हैं उनके ब्रेकडाउन हो जाने का, उनके फेलियर हो जाने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर करंट चैलेंजेस में हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेशनल एंड इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं। हर कंट्री के अपने स्पेस रेगुलेशन लॉज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं जिससे कि रिस्ट्रिक्शन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आउटर स्पेस ट्रीटी, यह एक इंटरनेशनल आपका एग्रीमेंट है, जो लॉ है जो रेगुलेट करता है स्पेस सेक्टर को। हर कंट्री का अपना अपना स्पेस लॉ होता है जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बेसिस पे, उसमें कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं।
लैक ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें जो फंडिंग भी चाहिए वो काफी अधिक फंडिंग चाहिए। तो अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे कंट्रीज के पास कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्पेस एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर बिफोर मिशन कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सपोर्ट एक्सप्लोरेशन, कि अगर ऐसा नहीं है कि बस आपने स्पेसक्राफ्ट बना लिया, आपने लॉन्च व्हीकल बना लिया और आपने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके फ्यूल को जनरेट करना है, कैसे आपके उसके बॉडी पार्ट मेंटेन करने हैं, आखिर अगर वो फेल हो जाए तो कैसे, अगर फेलियर के चांसेस है तो उसको किस जगह से हम लॉन्च करें कि ताकि उसे इजिली डिसमेंटल भी किया जा सके। ये सब बातों का ध्यान रखने के बाद ही वह स्पेस लॉन्च हो सकता है। तो इन सब के लिए सबसे बड़ा क्या चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नेक्स्ट वन जो चैलेंजेस में हम बात कर रहे थे, लेस इनिशिएटिव। अभी भी बहुत कम इनिशिएटिव लिया जाता है स्पेस सेक्टर में। जैसा कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में जो इसके चैलेंजेस में, कि रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा है, फंडिंग अधिक है, नॉलेज का लिमिटेशंस है, दैट्स व्हाई इनिशिएटिव्स भी लेस है। द फैक्ट दैट देयर इज नॉट मच इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अनदर चैलेंज द स्पेस इंडस्ट्री फेसेस, कि जो इसमें कह सकते हैं कि जितने अदर सेक्टर्स हैं, जितना उसमें इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है उसके मुकाबले में स्पेस सेक्टर में काफी कम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। कारण क्या है? हाई फंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज, और कह सकते हैं कि हाई रिस्क ऑफ फेलियर। दीज आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड लेस इनिशिएटिव्स। It has been argued that lack of space industry initiative is mainly due to people's lack of interest, कि लोगों का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लिमिटेड लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सबसे बड़ा मेजर कारण है। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से जितने भी हम करंट चैलेंजेस अगर देख रहे थे, उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर चैलेंज बड़ा है वह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजी का ही हेल्प से हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन जब जब लॉन्चेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा गैसेस इमिट होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अगर फेलियर हो जाते हैं तो उसको डिसमेंटल करने के लिए कहीं पे समुद्र में उसे डिसमेंटल किया जाता है, उसे ड्रॉप करवाया जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंटल जो कॉजेज होते हैं, उसके इन्वायरमेंटल हार्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है स्पेस एक्सप्लोरेशन का वो काफ़ी हाई रिस्की है। One of the challenges of space exploration, its impact on environment. Space activities have a detrimental effect on environment. For example, the use of high-powered rocket launch satellites creates significant amount of dust, pollute the Earth atmosphere. जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब लॉन्च होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डस्ट, जो गैसेस होते हैं, वह आउट होता है, जिसके कारण से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस एरिया में वो काफी ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है। और गलती से अगर वह सैटेलाइट फेल हो जाए तो उसे किसी बे ऑफ बंगाल में या अरबियन सी में, अगर इंडिया की बात करें तो उसे ड्रॉप करवाया जाता है डिसमेंटल करने के लिए, जिससे कि ओशियनिक जो क्रिएचर्स हैं वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसके इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हाई हैं। रिस्क फैक्टर्स जैसा कि हमने बात करा, एक्सप्लोरेशन है या स्पेस वेदर है, वह डेब्रिस का फैक्टर्स है, वो काफी ज्यादा अभी भी स्पेस सेक्टर में ये काफी बड़ा फैक्टर है। मेनी रिस्क फैक्टर्स मेक स्पेस एक्सप्लोरेशन रिस्की बिजनेस। दीज इंक्लूड स्पेस रिलेटेड रिस्क सच एज ऑर्बिटल डिके, स्पेस वेदर, रेडिएशन एंड डेब्रिस। जो अभी सबसे बड़ा अगर स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा चैलेंज किस हर एक देश के लिए है वह है स्पेस डेब्रिस। अब क्या होता है ना कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या अदर कोई सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, उनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है कि वह इस फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ही लॉन्च हो पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ और वो 5 साल के लिए सर्व करेगा, आफ्टर दैट वह एक डेब्रिस के रूप में स्पेस में घूमते रहता है। अब इतने ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं जिसके कारण पूरे स्पेस में इतने अधिक स्पेस डेब्रिस हो गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर उनका डाउनफॉल हुआ, उससे बहुत जो न्यू सैटेलाइट्स जाते हैं उसको भी वो हैम्पर करता है। तो स्पेस डेब्रिस इतना अधिक क्रिएट हो गया है जिससे रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं।
अब ये तो हुआ चैलेंजेज कि क्या क्या चैलेंजेस था, तो रिस्क फेलियर था, हमने देखा लिमिटेड नॉलेज का चैलेंज था, हमने देखा फंडिंग का इशू है, हमने देखा कि कैसे स्पेस डेब्रिस का इशू आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। अब बात करते हैं कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज, इसका काफी ज्यादा वाइड यूज है हमारे लाइफ के हर एक पार्ट से। अब स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लिंक्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे आज अगर हम इतना ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज कर पा रहे हैं, या इतना ज्यादा हम डिजिटल हो चुके हैं, या डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो विदाउट द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो इंटरनेट की दुनिया हो, चाहे आपका अदर कोई भी सेक्टर हो, विदाउट द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी आप कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस अबाउट थिंग्स ऑन द अर्थ। वो जो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वो हमारे अर्थ का जो भी डाटा होता है रिलेटेड टू वेदर, फॉरेस्ट फायर्स, पॉल्यूशन, टेम्परेचर, एलिवेशन, विंड स्पीड, वाटर, क्रॉप यील्ड, उन सब के बारे में वो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट सेंसिंग के ही हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज का भी पता लगाते हैं। अगर रिमोट सेंसिंग जो ऊपर से इमेज कैप्चर्स करते हैं, उसके हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे टेम्परेचर हाई है, कहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स की संभावना है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा अमेजोन में फॉरेस्ट फायर हुआ था, जो अमेजोन फॉरेस्ट है वहाँ पे जब फायर लगा था, या जो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हुआ था, वहाँ पे ऑलरेडी साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि फायर होने वाला है। आफ्टर दैट वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स भी लिए। तो रिमोट सेंसिंग के हेल्प से अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। फ्लड अगर आने वाला है तो वो पहले अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन दे सकता है, कहीं पर ड्रॉट होने वाला है तो उसके भी वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो जो हम कह सकते हैं कि अर्थ का एक ओवरऑल नॉलेज विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आप पा सकते हैं। अर्थ साइंस, अर्थ साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। स्पेस टेक हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाई मिनरल रिसोर्स, फाइंड मिनरल्स, वाइल्ड डिपोजिट, इवन ऑब्जर्व चेंजेज इन द इन्वायरमेंट। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अर्थ साइंस में क्या होता है कि सैटेलाइट के हेल्प से अगेन जो अर्थ है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि कहां पे मिनरल मिल सकते हैं, कहां पे वाइल्ड डिपोजिट मिल सकता है, या फिर अर्थ पे कुछ अगर पर्टिकुलर इवेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट आल्सो कैन बी यूज्ड टू मेजर लैंड यूज एंड नेचुरल रिसोर्स, एस्टिमेट क्रॉप्स लाइक एल्ड, स्टडी अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट एंड मोर। लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है कि जो अर्थ साइंस में भी वो क्या करेगा, अर्थ का जो फिजिकल फीचर्स है उसको स्टडी करेगा। दूसरा चीज है कि अर्थ से रिलेटेड कि कहां पे मिनरल ब्लॉक्स हो सकते हैं, कहां पे वाइल्ड डिपोजिट हो सकता है, कहां पे सेल गैस पाया जा सकता है, या अर्थ के किस जोन में अर्थक्वेक प्रोन है, फ्लड होने वाला है, ड्रॉट होने वाला है, वोल्केनिक इरप्शन अगर होने वाला है, उसको भी यह स्टडी करता है। स्पेस मेडिसिन, अब अगर आप सोच रहे हो कि स्पेस मेडिसिन क्या है, तो जैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को स्पेस में भेजा जाता है तो वो स्पेशली क्या करते हैं, उनके लिए एक स्पेस सूट डिजाइन होता है ताकि वो रेडिएशन वगैरह के इफेक्ट से बच सके। तो वो जो सूट है बेसिकली उनको एक मेडिसिन की तरह काम करता है, ताकि उन्हें जितने भी मिटिगेट रिस्क है स्पेस में जाने के बाद उनके जो बॉडी है उस पर उसका इफेक्ट ना आ सके। अगर मान लीजिए कहीं पे लीक हो जाता है, वहां से रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, तो उन रेडिएशन वगैरह का उनके बॉडी पार्ट पे कोई इफेक्ट ना हो। दैट्स वाई उसे हम बोलते हैं स्पेस मेडिसिन। स्पेस इंजीनियरिंग, बहुत सारा जो हम टेक्निकल एडवांसमेंट कहते हैं इन द सेक्टर ऑफ स्पेस, लाइक साइंस ऑफ डिजाइनिंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग स्पेस system is called space engineering. It also involves development of space system as well as their operation and maintenance of space technology. Has helped develop space system like हबल टेलीस्कोप की बात कर ले आप, या चंद्रा रे ऑब्जर्वेटरी की बात कर ले। ये सब क्या है कि जो हमारा स्पेस सिस्टम है, तो स्पेस इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, तो जो भी स्पेस सैटेलाइट्स है उसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड, उसके बिल्डिंग से रिलेटेड, एंड उसको ऑपरेट करना और कैसे मेंटेन करना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस स्पेस इंजीनियरिंग का मतलब है कि न्यू सैटेलाइट्स को हम कंस्ट्रक्ट करें, उसे डिजाइनिंग से लेके उसके मेंटेनिंग से लेके उसके लॉन्चिंग तक का जो हम लोग स्टडी करते हैं,
दैट इज कॉल्ड स्पेस इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, कि क्या आखिर सुटेबल होगा इन द स्पेस। स्पेस आर्किटेक्चर, जैसे आप मान लीजिए ISS की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लो अर्थ ऑर्बिट, डिफरेंट जो ऑर्बिट होते हैं हमारे स्पेस में, इसे लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। तो स्पेस आर्किटेक्चर में हम क्या स्टडी करते हैं कि क्या जो भी हम आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, आइदर वो सैटेलाइट्स का हो या किसी भी चीज या स्पेस स्टेशन का ही हो, तो किस टाइप का आर्किटेक्चर डिजाइन करें कि वो सूटेबल हो कहां पे, स्पेस में। तो यह कहां पे स्टडी हम लोग करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को पहले स्टडी करते हैं कि वहां पे किस टाइप का आर्किटेक्चर सूटेबल होगा, देन आफ्टर उसी टाइप के बॉडी का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन उसे लॉन्च करते हैं। स्पेस आर्किटेक्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ planning, designing and constructing and using space structures. It includes design, construction of spacecraft, other space structure like International Space Station and space habitats, as well as design, construction of rockets, launch pads, other infrastructure like rovers, इन सब का क्या डिजाइन होना चाहिए कि वह स्पेस को सूट करे, उसका आर्किटेक्चर कैसा डिजाइन होना चाहिए एज पर द सूटेबल और द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस। स्पेस माइनिंग, कि अब स्पेस में जाके आप माइनिंग भी कर सकते हैं। स्पेस माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम आउटर स्पेस। इट इज डन थ्रू यूज ऑफ स्पेस क्राफ्ट। जैसे रिसेंटली मून पे ही जाके वहां पे ऐसा एविडेंस मिला कि वहां पे वाटर का एविडेंस है, तो वहां पे क्या किया गया, बेसिकली वहां पे एक्सप्लोरेशन किया गया स्पेसक्राफ्ट के हेल्प से। तो इस तरीके से अदर्स जो हमारे प्लैनेट्स है, जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, वहां पे जाके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बीइंग रिच इन वाटर एंड अदर रिसोर्सेस। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, दिस एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है, इसी बेल्ट में आपके एस्ट्रॉइड्स मेनली पाए जाते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स का जो ऐसा स्टडी माना जाता है कि वह बहुत ज्यादा मिनरल रिच रिसोर्स हो सकता है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अब उसमें भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं। और कहां कहां यूज होता है स्पेस टेक्नोलॉजी? Space technology also used in astrobiology, planetary geology and satellite communication। जो एस्ट्रोबायोलॉजी कहता है, वो एस्ट्रोबायोलॉजी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स, कि क्या यूनिवर्स में अर्थ के बाद जो अदर प्लैनेट्स है, क्या वहां भी लाइफ है। तो लाइफ को यूनिवर्स में जब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ, उसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे एस्ट्रॉइड्स, जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी वगैरह पढ़ा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी पार्टिकल्स है एस्ट्रॉइड्स का हेल्प करके, जो मीटोराइट्स अर्थ पे कभी कभी ड्रॉप हो जाते हैं, उसके स्टडी से ही हम पता लगाते हैं कि अर्थ का क्या क्या ओरिजिनेशन हो सकता है, क्या क्या उसके कोर्स का फीचर्स हो सकते हैं। तो क्योंकि वो बिग बैंग थ्योरी पे ही बेस्ड है, तो इसीलिए इसके हेल्प से हम लाइफ अगर अर्थ पे कैसे स्टार्ट हुआ उसका भी स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन सोलर सिस्टम। ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ मे हैव स्टार्टेड ऑन अदर प्लैनेट्स। कि जैसा कि आप अभी तक हम लोग के पास ये नॉलेज है नहीं कि सच में एलियंस है या नहीं है, एलियंस हैं या नहीं है, तो अदर प्लैनेट्स पे लाइफ क्या स्टडी करने के लिए, या मून जो अदर हमारे प्लैनेट है कि किस प्लैनेट का कितना मून है, उसका भी स्टडी करने के लिए कहां करते हैं हम लोग, एस्ट्रोबायोलॉजी में करते हैं। या फिर प्लैनेटरी जियोलॉजी। प्लैनेटरी जियोलॉजी अगेन स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट्स एंड दियर मून्स। जो हम अदर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जैसे वेनस पे है, मार्स पे है, जुपिटर पे है, इन सब पे जब हम जाके स्टडी करते हैं, दैट इज बेसिकली प्लैनेटरी जियोलॉजी। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कि जितने भी हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आइदर वो टीवी से रिलेटेड हो, सिग्नल्स ट्रैकिंग वेदर पैटर्न के लिए हो, कंट्रोलिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारे सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी,
कहाँ स्टडी करना है? स्पेस टेक्नोलॉजी में। प्रोवाइड्स सैटेलाइट्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर द वर्ल्ड। दे आर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स लाइक सेंडिंग टीवी सिग्नल्स या वायरलेस सिग्नल्स या इंटरनेट सिग्नल्स, weather patterns, controlling nuclear weapons. These satellites use radio waves which are in form of electromagnetic radiation. They are useful for wireless data transmission. तो आप जितना भी हम लोग आज कम्युनिकेशन यूज कर पा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टीवी सिग्नल्स हो, चाहे वेदर पैटर्न डाटा अगर ऑब्जर्व करना हो, तब विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम इसे यूज कर पा रहे हैं। और क्या क्या स्टडी, क्या क्या यूज है आपका इस स्पेस टेक्नोलॉजी का? तो स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्सन में, स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन। अभी स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन है क्या? तो बेसिकली इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ स्पेसक्राफ्ट इज प्रोपेल्ड थ्रू स्पेस। कि जो हम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, कि कैसे उसे स्पेस में प्रोपेल्ड किया जाए, कैसे उसे लॉन्च किया जाए। अगेन ये किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। कि कैसे उसके लॉन्च पैड को तैयार करें, कैसे उसे प्रोपेल्ड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका ऑर्बिट होता है जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, एंड उसके ऊपर में ठीक जो आपका ऑर्बिट होता है उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो पहले क्या होता है कि यहां पे सैटेलाइट्स को यहां पे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में पहले लैंड कराया जाता है, देन यहां से उसे प्रोपेल्ड करवा के तब उसे ट्रांसफर किया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में। अब क्या होता है, वो जो प्रोपल्सन के लिए जो पावर दिया जाता है वो डिफरेंट मेथड से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन से भी हो सकता है दैट रिलीजेस एनर्जी टू पुश द स्पेसक्राफ्ट फॉरवर्ड। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पावर स्पेसक्राफ्ट यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन से भी उसको एनर्जी दिया जा सकता है ताकि वो प्रोपेल्ड होकर जिस ऑर्बिट में उसे जाना है वो आसानी से वहां पे ट्रांसफर हो सके। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अगेन इन्वॉल्व्स मेकिंग सैटेलाइट्स, इंक्लूड डिजाइनिंग सैटेलाइट्स, फैब्रिकेटिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग। तो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली हम स्टडी करते हैं अगेन कि आखिर उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए ताकि वो स्पेस को सूट करे, चाहे वो लैंडर हो, स्पेसक्राफ्ट हो, रोवर हो, लॉन्च पैड हो, उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, दैट इज बेसिकली स्टडी अंडर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। एरियल इमेजनरी, कि जो एरियल इमेज लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स इज द कलेक्शन ऑफ इमेज टेकन फ्रॉम above the earth by aircraft, balloons or satellites. It provides a bird eye view of the places. कि different places, कभी कभी आपने देखा होगा कि नासा, इसरो, जो भी अदर्स, जाक्सा, जो अदर जितने भी आपके जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा कुछ ना कुछ पिक्स, एरियल पिक्स लेते रहते हैं जिससे कि एक प्रॉपर इमेज आपको मिल पाता है उस प्लेसेस का, जिसे हम एरियल इमेजरी भी कहते हैं। स्पेस फार्मिंग involves growing of plants in space. It involves use of various techniques and technology. कि अब साइंटिस्ट ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि स्पेस में जाके प्लांट्स को उगाया जाए, चाहे वो अदर प्लैनेट्स पे एक्सप्लोर किया जाए कि वाटर अगर अवेलेबिलिटी हो तो क्या वहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। तो इस सब पे भी अब काम चल रहा है जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में भी इसका यूज हो रहा है काफी ज्यादा। स्पेस टूरिज्म, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस टूरिज्म को, अब टूरिज्म सिर्फ अर्थ पे नहीं, अब स्पेस को भी यूज करना चाह रहे हैं वो टूरिज्म के पर्पज से। जैसे कुछ ऐसे आपके पास, जैसे अगर बात कर ले, कुछ कंपनी है वर्जिन, गैलगेट एंड स्पेसएक्स मेकिंग प्लान्स टू ऑफर दिस काइंड ऑफ स्पेस टूरिज्म, कि स्पेस टूरिज्म को भी अब वो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्पेस को टूरिज्म पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स है जो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए टूरिज्म के पर्पस से भी बढ़ावा दिया जा सके। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कैसे हेल्प कर सकती है,
जितने भी एसडीजी गोल्स हैं उसको अचीव करने में स्पेस टेक्नोलॉजी क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि 17 जो हमारे एसडीजी गोल्स है जिसे 2030 तक जो अचीव करना है, आखिर क्या स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें कुछ रोल प्ले कर सकता है, कौन कौन से एसडीजी में रोल प्ले कर सकता है, क्या सब में कर सकता है। तो ऐसे जितने भी आपके 17 है, आउट ऑफ 17 12 एसडीजी गोल्स में जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है उसे अचीव करने में बाय 2030। जैसे अगर हम कुछ बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एसडीजी और उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल का, तो क्या हो सकता है। पहला एक बात करें, जो पहला गोल है जो एसडीजी गोल है, सेकेंड आपका एसडीजी गोल है रिलेटेड विथ हंगर, एंडिंग हंगर, कि हंगर को एंड करना है। इसमें कैसे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली हंगर क्या है, अब जब तक अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए एग्रीकल्चर का तो हंगर को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर, और जैसा कि हमने देखा था अभी जस्ट बैक में कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी के हेल्प से कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर ड्रॉट आ रहा है, कैसा वेदर पैटर्न रहेगा उसकी अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं, जो भी लैंड है किसमें ज्यादा मॉइस्चर है नहीं है, इन सब का इंफॉर्मेशन हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से वगैरह से मिल सकता है, यह स्पेस टेक्नोलॉजी के हेल्प से मिल सकता है। तो हंगर को एंड करने के लिए सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। तो इन सब बातों का अगर अर्लियर इंफॉर्मेशन हो तो आसानी से जो हमारा फूड जो क्रॉप लॉस है उसे कम किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजरी कैन टेल क्रॉप एल्ड ऑन ए पिक्सल टू पिक्सल बेसिस, enabling farmers to better decide when to add water or fertilizer and when to harvest. By imaging the land use special spectral bands such as near infrared, we can develop vegetation index that represent crop vigor and productivity. Agriculture land represents 37% of land area of the earth and satellite are uniquely capable of collecting data. कि जितना भी आपका लैंड पैटर्न है उसमें 37% जो लैंड है अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली अप्रॉक्स, वह एग्रीकल्चर लैंड है। तो सैटेलाइट के हेल्प से इन जो भी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर स्टडी कर लिया जाता है और उसका एक वेजिटेशन इंडेक्स प्रिपेयर कर लिया जाता है, तो आसानी से जो हमारे फार्मर्स है उन्हें यह पता लगाया जा सकता है, उन्हें यह बताया जा सकता है कि कब जो पौधे हैं, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, उन्हें कब पानी देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कब देना है और कब उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है, या फिर अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तो किस क्रॉप को कहां पे उगाना है, यह ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। अगेन अगर ये इंफॉर्मेशन किसान को पता हो कि कब हार्वेस्ट करना है, कब वाटर देना है, कब फर्टिलाइजर देना है, और एक प्रॉपर वेजिटेशन इंडेक्स उनके पास हो कि किस एरिया में किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक हो सकती है, तो कहीं ना कहीं हंगर को एंड किया जा सकता है क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। गोल 3 and 4, गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड क्वालिटी एजुकेशन। इसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे? अब एजुकेशन की बात करें, आज लोग डिजिटल एजुकेशन की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आज हम और आप अगर बात कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो ये इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, कि जितने भी इंटरनेट सैटेलाइट्स आपके लॉन्च किए जाते हैं उसकी ही हेल्प से हम और आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। तो इससे एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, सीमलेस कनेक्टिविटी हो पा रही है, लोग रिमोट एरियाज में भी रह के आसानी से आज एजुकेशन पा रहे हैं। तो यह जो गोल है गुड हेल्थ और वेलबींग का, क्वालिटी एजुकेशन का, गुड हेल्थ की बात करें, आज लोग इंटरनेट की हेल्प से डायरेक्ट आपको फोन से आप डॉक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, आप डायरेक्ट मेडिसिन ऑर्डर कर पा ले रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के हेल्प से आप ड्रोन के हेल्प से भी आप वहां पे यूज कर पा रहे हैं। तो ये सारे चीज कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जस्ट 50% ऑफ द अर्थ 7.5 बिलियन पीपल, अब तो 8 बिलियन हो गए हैं, हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। A global network of communication satellites such as those being developed by SpaceX, OneWeb could enable internet connectivity, कि अगर लगभग जो 8 बिलियन जो लोग हैं पूरे अर्थ पे अप्रोक्स, उस 8 बिलियन में से लगभग जो डाटा कहता है कि मोर देन 50% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है।
तो जो उनका हेल्थ का वेलबींग है, चाहे वो रिमोट एरियाज में ही क्यों ना हो, तो इंटरनेट के हेल्प से वो बहुत सारे, चाहे हेल्थ रिलेटेड अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई अवेयरनेस चाहिए, आप आसानी से जाएं यूट्यूब पे क्लिक करें, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे रिलेवेंट। या फिर आपको एजुकेशन किसी बच्चे को है, अगर वो फिजिकली उस एरिया में नहीं पहुंच पा रहा तो हेल्प विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो अगेन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन उसे मिल पा रहा है। जैसे अगर हम आप अगर ये कर पा रहे हैं तो विद हेल्प ऑफ इंटरनेट ही कर पा रहे हैं। Goal 6, clean water. Satellite image enable broad and efficient monitoring of reservoir water level, providing early warning of shortage and uniform data across different countries that share water resource, increasing transparency and consistency in water level. अब सैटेलाइट के हेल्प से जैसे हम बात कर रहे थे अर्थ साइंस में कि आपको अर्थ का फिजिकल फीचर को वो पता लगा सकता है कि कितना पे वाटर है, कितना कमी हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्या हो रहा है, या सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो रही है, इन सब का हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो वाटर जो आपका क्लीन वाटर का एक कैंपेन है कि एसडीजी में जो गोल है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो वर्ल्ड में लोग हैं, उन्हें क्लीन वाटर एक्सेस करवाया जा सके। तो जो क्लीन वाटर एक्सेसिंग का पावर है, जो ये एसडीजी गोल है, उसे भी स्पेस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अचीव किया जा सकता है। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, ये सबसे बड़ा जो अगर इसमें अगर रोल कहे तो स्पेस टेक्नोलॉजी निभा सकता है। क्लाइमेट को कैसे, जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर उसमें बात करें कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आपको वो प्ले कर सकता है, क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कहीं पे अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, या कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, या फॉरेस्ट फायर आने वाला है, उसके रिगार्डिंग वो अर्ली आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। कहीं पे बहुत ज्यादा लोग इलीगली डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसे भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हेल्प से उसे उस पर नजर रखा जा सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कैसे मिल पा रहा है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से संभव है। ऑफन द अर्लीस्ट एंड द क्लियरेस्ट इंडिकेशन of climate change can be observed in remote regions of the world. Earth observation satellites enable global monitoring of deforestation, pollution level, status of water, ice caps, desertification, इन सब का हम पता लगा सकते हैं with the help of Earth observation satellites। कि अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च है तो कहाँ पे डेफोरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ पे पॉल्यूशन लेवल अधिक हो चुका है, या कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, तो इन सब का हम स्टडी कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एक जो इमीडिएट स्टेप्स हो सकते हैं उसे आसानी से लिया जा सकता है। अब बात करते हैं गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। जो हमारे क्रिएचर्स हैं, जो वाटर है उसके नीचे में भी बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, बहुत सारे आपको लिविंग क्रिएचर्स मिलते हैं वहां पे। तो सैटेलाइट कैन हेल्प ट्रैक एंड स्टॉप इलीगल फिशिंग बाय पेयरिंग वेसल्स ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपोंडर्स की हेल्प से विच शो द लोकेशन ऑफ लीगल वेसल्स एंड लीगली रिक्वायर्ड टू बी स्विच्ड ऑन। अब सैटेलाइट के हेल्प से इलीगल जो फिशिंग होते हैं, जो भी समुद्री क्रिएचर्स होते हैं, या फिर जो भी वाटर जो भी ट्रेडिंग भी होता है, अगर इलीगल ट्रेडिंग भी होता है, उसे भी आप लोकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ऑपरेटिंग विदाउट AIS सिग्नल्स, उसमें अभी रिसेंटली जो AIS सिग्नल्स होते हैं जिसे हम लोग ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो भी लीगल वेसल्स होते हैं उसमें AIS ये टैग्ड होता है। अगर सैटेलाइट्स इन टैग्स को इंडिकेट नहीं कर पाती है तो वो सिग्नल देती है कि यहां पे इलीगल फिशिंग्स वगैरह हो रही है। जैसे आप अगर एक बात करें इंडियन फ्यूजन सेंटर, बेसिकली ये क्या है, यह एक 2018 में यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। इसमें क्या है कि जो साइबेरिया का जो रीजन था, अगर आप देखे होंगे वहां पे काफी ज्यादा इलीगल ट्रेडिंग होता है, उसको सैटेलाइट के हेल्प से लोकेट करने के लिए जो शिपिंग वगैरह, इलीगल शिपिंग वगैरह होता है, अब उसमें डिले क्यों हो रहा है, उसको सैटेलाइट के हेल्प से लोकेट करने के लिए शिप के एंट्री से लेके आउट टाइमिंग के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन सबको सैटेलाइट के हेल्प से आप उसमें लोकेट कर सकते हैं। और यही इसी का सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, इंडियन फ्यूजन सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट के हेल्प से जो भी वाटर, जो भी लाइफ है वाटर में, उसका भी
आसानी से उसे लोकेट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। गोल 15, लाइफ ऑन लैंड। सैटेलाइट कैन हेल्प मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। जैसे कि जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी फॉरेस्ट में फायर होने वाला है, उसका अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन, वो वहां पे जो चेंजेस हो रहे हैं फॉरेस्ट में, जो कलर चेंज हो रहे हैं, जो लीव्स हैं उसके कलर चेंज होने से, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर एयर विंड का स्पीड बढ़ जा रहा है, उन सब को वो पर्टिकुलर स्टडी कर सकता है सैटेलाइट्स, और उसकी अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो जो लाइफ है और लैंड पे, उसे भी यह प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकता है और उसे रेगुलेट कर सकता है। अब ये तो बात हुई कि कैसे, आखिर कैसे एसडीजी गोल में वो हेल्प कर सकता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो एसडीजी गोल है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है उसे अचीव करने में। अगर अब हम बात करें कि हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट अर्थ, जैसे हमने देखा कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट एक्शन है, उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी हेल्प कर सकता है। जो एसडीजी गोल था हमारा क्लाइमेट एक्शन का, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि स्पेस टेक्नोलॉजी आखिर कैसे क्लाइमेट चेंज को हेल्प कर सकता है कंट्रोल करने में या फिर अर्थ को प्रोटेक्ट करने में, तो अगर हम बात करें, मोर देन 160 सैटेलाइट्स अभी है जो है वो लॉन्च्ड है फॉर डिफरेंट measuring different global warming indicators with more than half of the essential climate variables only measurable from space according to the World Economic Forum। ये डाटा मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है कि मोर देन 160 सैटेलाइट्स जो है वह स्पेस में ऑलरेडी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंडिकेटर्स को स्टडी कर रहे हैं कि आखिर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, किस गैस का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, किसका कम हुआ है, कौन सा एरिया ज्यादा अफेक्टेड है, कौन से ज्यादा एरियाज में रेडिएशन की संभावनाएं हैं। इन सब का प्रॉपर स्टडी करने के लिए स्पेस में ऑलरेडी मोर देन 160 सैटेलाइट्स डिफरेंट कंट्रीज के लॉन्च किए गए हैं। अब सोचिए कि इतने ज्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है जिसपे जो हर एक सेक्टर में कलर चेंज से लेके गैस के इमिट होने से लेके रेडिएशन इमिट होने से ग्लोबल वार्मिंग तक की स्टडी को कर रहा है, इकोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी कर रहा है। तो बहुत हद तक आप अगर स्टडी कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप इमीडिएट स्टेप्स ले सकते हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है स्पेस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वर्क में है जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द अराइवल ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सच एज स्पेस 2.0 सिस्टम along with other innovation like IoT, intelligence, artificial intelligence, 5G, Internet of Things, IoT, and robotics offer further potential for supporting the fight against climate change। इतने जो ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहा है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एरा, और उसी डिजिटल एरा को जो डिजिटल एडवांसमेंट आ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो या 5G आ चुका हो या IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से, अब हम उसे क्या कर रहे हैं कि हम उसे स्पेस टेक्नोलॉजी से इनकलकेट कर रहे हैं, और जो कि आसानी से वह आपके जो क्लाइमेट चेंज है उसको स्टडी कर सकता है। तो यह जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये जो एडवांसमेंट आ रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। अब उसके एडवांसमेंट से आसानी से क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सकता है। अब चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट की आप बात कर ले, चाहे जितने भी कॉप के मीटिंग हुए, कॉप 26 या कॉप 27, इन सब में आपको टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के यूज पे काफी ज्यादा इंफेसाइज किया गया है कि इनका यूज करके क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैटेलाइट्स टू ट्रैक वेदर पैटर्न, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं, चाहे इसरो हो, जाक्सा हो, नासा हो, जितने भी आपके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इतने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए ताकि जो वेदर पैटर्न डे टू डे चेंजेज आ रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। जैसे आपने अभी जस्ट सुना होगा, अगर जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलर हीट वेव्स का कंडीशन था। आखिर क्या मेजर कारण था, उन सबको स्टडी करने के लिए बहुत सारे जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नासा का आइस हम बात कर ले, आइससैट, क्लाउड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 जो आइससैट 2 जिसे हम बोल रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च इन 2018।
18। ये सब क्या कर रहे हैं, अर्थ का जो रिलेटेड डाटाज है, वेदर पैटर्न में जो चेंजेज हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं। बात कर AI कैमराज टू मॉनिटर वाइल्ड लाइफ क्राइम, कि जो वाइल्ड लाइफ में जो इलीगल ट्रेड होते हैं, जैसे अभी जस्ट आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज ने जो एलिफेंट टस्क है, आइवरी है, उसका ट्रेड ओपन करने के लिए फिर से दबाव बना रही है। जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है उस पर दबाव बना रही है, क्योंकि उसका पहले इलीगल ट्रेड हो रहा था, उसके लिए बैन कर दिया गया था। तो जो इलीगल क्राइम होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं, किसी जानवर को पोचिंग से रिलेटेड, आइवरी टस्क से रिलेटेड, उन सबको सैटेलाइट कैमरा की हेल्प से लोकेट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेज ट्रांसफॉर्म इनटू डाटा फॉर फार्मर्स, जैसा कि हम एग्रीकल्चर में अगर देख रहे थे कि कैसे SDG जो हंगर है, हमारा गोल 2 है, उसे कैसे वो टैकल करेगा। तो फार्मर्स को क्या करेगा, वो जो सैटेलाइट इमेज है वो डाटा के रूप में फार्मर को दिया जाएगा कि देखिए कि कितना मॉइस्चर चाहिए, कब पानी देना है, क्या फर्टिलाइजर देना है, और किस एरिया में किस क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिएगा तो यील्ड बढ़ेगा। तो इन सब चीजों का जानकारी अगर फार्मर्स के पास हो तो एग्रीकल्चर जो यील्ड है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को फायदा होगा। अगेन जब ये चीजें होंगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी, और जो अनलिमिटेड जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे थे फार्मर, वो नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजर्स कम यूज होंगे तो जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा था या जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही थी वो सब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मीथेन का इमिशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल हो सकता है। सेंसर टू ट्रैक एनिमल्स, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या फिर बहुत सारे एनिमल्स आउटसाइड ऐसे जोन्स में चले जाते हैं जो उनके लिए इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो, उन सबको टैकल किया जा सकता है सैटेलाइट की हेल्प से। ये तो बात हुई स्पेस टेक्नोलॉजी का इन जनरल। अब बात करते हैं इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है, कहां पे खड़ा है इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडियाज स्पेस प्रोग्राम स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि यह हालांकि काफी ज्यादा इसमें फंडिंग की जरूरत है, लेकिन अदर कंट्रीज के मुकाबले में इंडिया जितने भी लॉन्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अदर के मुकाबले में हमारा जो कॉस्टिंग होता है लॉन्चिंग पे या किसी दूसरे चीज पे, एक्सप्लोरेशन पे, वो अदर के मुकाबले में काफी ज्यादा लेस होता है। India has earned worldwide recognition for launching lunar probes, building satellites, foreign satellites, and has succeeded in Mars mission। कि इंडिया आज उस स्टेटस पे है, उस लेवल पे है कि बहुत सारे फॉरेन सैटेलाइट्स और फॉरेनर्स जो है वो खुद से लॉन्च ना करके इंडिया से लॉन्च करवा रहे हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट का कमी है, अदर के मुकाबले में हम कम कॉस्ट में लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि कब से इंडिया में यह स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ, कब इंडिया यह सोचा कि हम भी स्पेस का जो रेस है वर्ल्ड में, आज सारे कंट्री स्पेस रेस में लगे हुए हैं, हर कंट्री अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है इन स्पेस सेक्टर। तो इंडिया का जो अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की हम बात करें तो वह स्टार्ट होता है इन 1962 विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इन INCOSPAR। इसके एस्टेब्लिशमेंट से के बाद ही हमारे यहाँ जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो स्टार्ट होता है। फाइनली जब 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो हमारा स्पेस सबसे बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद से इंडिया जो है वो धीरे धीरे जो स्पेस का सेक्टर है, एरिया है, उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता है। और आज उस स्टेज पे है इंडिया कि जब अदर फॉरेन कंट्री जो खुद एडवांस्ड है वो भी अपना सैटेलाइट्स इंडिया से लॉन्च करवा रहे हैं। The government of India constituted a space commission and established the Department of Space in June 1972 and ISRO was brought under Department of Space in September 1972। तो इसरो जो करंटली अभी फंक्शन कर रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कब स्टेब्लिश हुआ, जून 1972 में। एंड यह जो है वो पूरा रेगुलेशन करने लगा कि कैसे एक्सप्लोरेशन होगा, मतलब सारे एक्टिविटीज इसके कंट्रोल में आए। आफ्टर दैट अगर इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी की हम बात करें, दैट इज एस्ट्रोसैट, विच वॉज सक्सेसफुली completed 4 years in space and has
more than 900 registered users from 24 countries. India has also launched several space missions and exploration. The country has to credit 109 spacecraft, 77 launch missions, 10 student satellites, 2 re-entry missions and 319 foreign satellites. ये कुछ डाटाज हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि कंट्री ने अभी तक 109 स्पेस क्राफ्ट मिशन लॉन्च किए, 77 लॉन्च मिशन है, 10 स्टूडेंट सैटेलाइट्स है, 2 री एंट्री मिशन एंड 319 फॉरेन सैटेलाइट्स इंडिया के क्रेडिट में है. इंडियन स्पेस इंडस्ट्री वैल्यूएट अगर बात करें कि कितना वैल्यू है तो 2009 जो 19 का डाटा उसमें $7 बिलियन का यह इंडस्ट्री है. एम्स टू ग्रो 50 बिलियन बाय 2024. जो टारगेट है कि 50 बिलियन का इस स्पेस इंडस्ट्री को इंडिया का बनाना है. कब तक? 2024 तक. इंडिया मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 जिससे हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं. 4 टन्स ऑफ सैटेलाइट इन जियो synchronous transfer orbit was successfully launched in July 2019. India's first interplanetary mission, Mars Orbiter Mission MOM, successfully completed 5 years in September 2019. तो आप देख सकते हैं कि जब से हमने स्टार्ट किया 90s 60s में हमने ये अपना स्टेप लेना स्टार्ट किया और आज एक स्टेटस है कि इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री बनते जा रहा है इन द स्पेस सेक्टर. हालांकि अभी यूएस वगैरह से हम काफी पीछे हैं बट स्टिल इंडिया जो है काफी ज्यादा स्टेप्स ले रहा है, काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है खुद को. अब बात करें हम इसरो की. अगर ये सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन, डेवलप स्पेस क्राफ्ट, develop space technology and its application to various national tasks. ISRO and India signed a space cooperation and document and with a space agency of more than 59 countries. Approx 59 countries के साथ जो ISRO है अपना स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करके रखा है, जिससे कि अब क्या फायदा हो रहा है कि इसके स्पेस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है और इसके लिए इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए इसके 2 कमर्शियल आर्म भी है. फर्स्ट है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड अनदर इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. दोनों का वर्क क्या है कि जो कमर्शियली एडवांसमेंट है इंडियन स्पेस सेक्टर का, स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर का, उसे यह वायबल बनाए. इन दोनों का मेजर वर्क है टू एक्सप्लॉइट कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. तो ये कमर्शियल, ये दोनों एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनका मेजर काम क्या है कि कमर्शियलाइजेशन करना. स्पेस सेक्टर जो इंडियन स्पेस सेक्टर है उसको कमर्शियलाइज करना, अधिक से अधिक यहाँ पर फंडिंग करवाना और दूसरा जो अदर्स फॉरेनर सैटेलाइट्स है उनसे कांटेक्ट बनाना और उनके जो सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करना. तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है. अब इस डायग्राम के हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो इंडियन स्पेस सेक्टर है उसका क्या है सेक्टर है. तो स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन भी हैं. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स, लियो भी सैटेलाइट्स है, देखेंगे हम लोग. लॉन्च व्हीकल्स में आप देख सकते हैं कुछ व्हीकल्स रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है. अभी रिसेंटली इंडिया ने 2 अप्रैल को इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है. हालांकि उससे पहले SpaceX वगैरह जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया था रियूजेबल लॉन्च व्हीकल. दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मेन डिफरेंस है लैंडिंग का. जो SpaceX का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है अगर वह सपोज वह ऐसे अगर वह वर्टिकली वह लॉन्च होता है तो वह वर्टिकली लैंड भी करता है. इंडिया में क्या है कि यहाँ पे है कि यह इस तरीके से लैंडिंग करता है, मतलब विथ एंगल वो लैंड करता है. जो SpaceX का जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो वर्टिकल लैंडिंग कर रहा था. नॉन रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में हमारे रिसर्च में लगे हुए हैं. अब बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम बात करें तो पहले ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी है, नेशनल एटॉमिक रिसर्च लैबोरेटरी NARL, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर
Semiconductor Laboratory, Indian Institute of Space Science and Technology. These are the various organization related under the Department of Space, जो अपने अपने क्षेत्र में this organization research in physics sector of physical sectors, National Atmospheric Research Laboratory, ये सब अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स है उसमें अपने रिसर्च में लगे रहते हैं। अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके जो डील कर रहे हैं, सम रिनोवेड स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इन इंडिया, जो देख सकते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रपुरम में है, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो मेजर हमारा लॉन्चिंग वगैरह होता है, ये सबसे मेजर सेक्टर है यहाँ पे, जो श्रीहरिकोटा में है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम LPSC त्रिवेंद्रपुरम कर्नाटका, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कर्नाटका, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह होता है, इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी में है। तो ये वेरियस आपके रिनोवेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट डायमेंशन में ये रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। अब इस चार्ट के हेल्प से आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। दिस इज बेसिकली PMO, PMO के डायरेक्ट अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड दिस इज द स्पेस कमीशन जो डील करता है मैटर से, एंड अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देयर इज इन स्पेस, जिसका हम लोग जस्ट देखा था, इस्टेब्लिशमेंट 1962 में होता है। अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दिस इज इसरो, एंड इस इसरो के अगर वेरियस जो ब्रांचेज है देख सकते हैं हम लोग, PRL हमने जस्ट देखा, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, NARL, NESAC, SCL, IIST, एंट्रिक्स और NSIL के बारे में हमने जस्ट देखा, जो कि कॉमर्शियल आर्म है इसरो के। इसरो का काउंसिल भी है जो इसको डील करता है, इसके एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, और इस इसरो के अंदर में बहुत सारे वेरियस जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट्स है, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हम लोग बात कर रहे थे, LPSC है, SDSC शहर है जहां से लॉन्चिंग वगैरह होती है, URSC, SSC, NRSC, HFC, उसके अंदर में अब अगेन देख सकते हैं IPRC, IISCU, DECU, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ISTRAC, LEOS एंड IIRS, ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये रेफरेंस मैंने जस्ट दिया है और इसके आपको पूरा फुल फॉर्म ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको कि ये PMO के अंदर में वेरियस फंक्शनिंग करते हैं। जो स्पेस कमीशन है उसके अंदर में आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में INSPAC है, एंड उसके बाद वो उसके अंदर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ही अंदर में आता है इसरो, जिसके अंदर में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करते हैं। अब कुछ लॉन्च व्हीकल की हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में लॉन्च व्हीकल्स क्या क्या लॉन्च व्हीकल्स है। SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे इंडिया का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जो इंडिया में सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं इस PSLV की हेल्प से ही होते हैं। GSLV एंड GSLV MK3, इस GSLV MK3 की हेल्प से अब मोर देन 4000 टन के भी सैटेलाइट्स जो हैं वो आपको जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अब कुछ अचीवमेंट की बात करें, जैसे कि जस्ट हमने देखा इंडिया ने जस्ट अभी एक्सपेरिमेंट किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो 2 अप्रैल को एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिया ने अपने जो अचीवमेंट्स है वो हासिल किए हैं, चाहे वो आर्यभट्ट का 1975 में हो, या गगन मिशन हो, नैविक का मिशन हो, या मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो। चंद्रयान 3 भी प्लान्ड है कि मिड ऑफ 2023 के आसपास में वो लॉन्च होने वाला है। मिशन आदित्य जो आपको L1 लैंग्रेंज पॉइंट जो होता है, L1 लैंग्रेंज पॉइंट में लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 3 भी प्लान्ड है, सक्सेसफुली अंडरवेंट EMI EMC, ये ऑलरेडी अपने एक स्टेज पे आ चुका है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, या की टेस्ट फॉर फंक्शनिंग इन स्पेस। अब यह टेस्ट भी हो चुका है, तो सून इसे भी लॉन्च किया जाएगा। अगेन PM लॉन्चेज इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA, the premier industry association of space and satellite companies, with the aim to make India आत्मनिर्भर and a global leader in the स्पेस अरीना। अभी रिसेंटली PM ने इसे लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस
एसोसिएशन को। इसका मेजर एम क्या है कि इंडिया को स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है, और सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है कि जो फॉरेनर्स जो अभी हमसे इतने सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं उससे और अधिक हम उसे लॉन्च करें, ताकि इंडिया के स्पेस सेक्टर को कॉमर्शियली सबसे वायबल बनाया जा सके। अब बात करें क्या क्या ट्रेंड है, कुछ ट्रेंड की बात करें कि इंडियन स्पेस सेक्टर में क्या क्या ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड है। ग्रोइंग कॉमर्शियलाइजेशन, ग्रोइंग कॉमर्शियलाइजेशन, जो अब इसरो है इंडियन स्पेस सेक्टर को वो कॉमर्शियली काफी ज्यादा वायबल बनाना चाह रही है। अगर आप देखें, collectively domestic private companies in the space sector have raised more than 245.3 million in the funding. ISRO has been actively promoting private participation in space sector, और जस्ट पीएम ने वो लॉन्च किया ISPSC को, जिसका मेजर एम है क्या है कि फंडिंग अधिक जनरेट करना और कॉमर्शियलाइजेशन करना है। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट फंडिंग को भी प्रमोट करने का एक मेजर एम है, जो कि एक पहले ये नहीं था, अब यह ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट फंडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कि इंडिया जो है जितने भी अदर्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जाक्सा है, नासा है, रॉसकॉमोस है, कनाडियन स्पेस एजेंसी है, उन सब के साथ क्या कर रहा है, कोऑपरेशन बढ़ा रहा है और उनसे कॉमर्शियली कांटेक्ट कर रहा है, ताकि उनके जो भी सैटेलाइट है वो इंडिया लॉन्च कर सके। फोकस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, कि इंडिया का फोकस अब क्या है कि जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है उस पर ज्यादा फोकस है। लाइक मंगलयान मिशन को देख ले या फिर गगनयान मिशन को देख ले, जो चंद्रयान मिशन 3 है जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में लॉन्च होने के लिए शेड्यूल्ड है। तो इंडिया का अब सबसे ज्यादा फोकस क्या है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है उस पर अब ज्यादा फोकस्ड है इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अब जो इसरो है नए नए टेक्नोलॉजी पे वो काफी ज्यादा फोकस कर रही है डेवलप करने पे। फॉर एग्जांपल अब बात करें, इसरो हैज बीन वर्किंग डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी सच एज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जस्ट हमने अभी डिस्कशन किया, एंड इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिक्सेलरेटर अग्निकुल, अ डोमेस्टिक स्टार्टअप इन द कंट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्ट फायरिंग ऑफ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। एक स्टार्टअप है इंडिया में IAD, इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेटर। अब ये क्या है, अब उसके हेल्प से अग्निकुल स्टार्टअप है, अग्निकुल, वो क्या कर रहा है कि अब जो है उसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स को टेस्ट किया है, डिजाइन किया है। अब वो उसमें क्या है कि एक तरीके से प्रिंटिंग देखेगी कि जो 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स को, यह पहली बार हुआ है इंडिया में कि कोई स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स को कंप्लीट किया है। एक्सपेंशन ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, अब इंडिया क्या कर रहा है कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज भी अदर्स को प्रोवाइड कर रहा है। इसरो प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड सर्विस इन एरिया सच एज रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, सैटेलाइट बेस्ड मेट्रोलॉजी, लुकिंग टू एक्सपेंड दीज सर्विसेज इन फ्यूचर, और इसका वो फ्यूचर में एक्सपेंड करने की भी सोच रहा है। ऑल्सो decided to lend out high quality satellite delivery data to student, startups and tech companies, ताकि वो स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा डाटा दे, ताकि स्टार्टअप भी अब इंटरेस्ट ले और यहाँ पे स्पेस सेक्टर में ऐसे ही एक्सप्लोर के, जैसे अग्निकुल हमारा एक स्टार्टअप है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से डाटा प्रोवाइड किया जाए ताकि उन्हें इंटरेस्ट आए और इंडिया में फंडिंग बढ़े। अभी रिसेंटली इंडिया का 2023 का स्पेस पॉलिसी आया है, इसमें काफी ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, काफी कुछ बातों पे एम्फेसाइज किया गया है। तो हम सबसे पहले बात आ रही है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी की जरूरत क्यों है। इंडिया करेंटली हैज अबाउट 2% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो स्पेस सेक्टर है, अपने स्पेस सेक्टर को वह कॉमर्शियलाइज करना चाह रहा है, अधिक से अधिक प्राइवेट फंडिंग की बात की जा रही है। हम इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम इतना फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, बट स्टिल अगर इंडिया का पार्टिसिपेशन देखें एट द ग्लोबल लेवल, तो जो इंडियन स्पेस है करंटली है ओनली 2% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। अगर सबसे अधिक किसी का है वह यूएसए का, जिसका अकेले में मोर देन 50% शेयर है इन स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री हैज वैल्यूएड एट 7 बिलियन इन 2019, और जिसका एक्सपेक्टेशन है कि 2024 तक उसे हमें 50 बिलियन तक करना है।
दैट्स वाई इंडिया को न्यू स्पेस पॉलिसी का जरूरत है कि यह जो अभी तक 2% में बना हुआ है, आखिर कैसे हम उसे एक्सप्लोर करें ताकि 2024 तक उसे 50 बिलियन बना सके। इंडिया नीड्स टू यूटिलाइज इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन द स्पेस सेक्टर। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो लॉन्चिंग करता है, सैटेलाइट लॉन्च करे या कुछ भी करे, एक्सप्लोरेशन करे, उसका अदर कंपनी के मुकाबले में ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुकाबले में इसका कॉस्ट काफी कम है। तो अपने इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस टेक्निक का यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्चिंग करे ताकि इसका जो सिस्टम है वो अधिक एडवांस हो सके और इसका जो स्पेस इकोनॉमी है वो ज्यादा बिल्डअप हो सके। द साइज ऑफ स्पेस इकोनॉमी इन इंडिया इज स्मॉल एंड मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड। अगेन जैसा कि हम बात करें कि इसमें प्राइवेट फंडिंग का डिमांड बढ़ाना है, कैसे प्राइवेट फंडिंग को यहां पे लाना है, इसकी बात की जा रही है। अभी तक जो फंडिंग्स है वो मेनली गवर्नमेंट सेक्टर से ही आता है। कारण क्या था कि रिस्क फेलियर का कारण है और कुछ रेगुलेशंस भी हैं, कुछ जो लॉज हैं वो भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं, इसके लिए प्राइवेट फंडिंग इसमें काफी कम आ रहा है। स्टार्टअप्स काफी कम स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे अग्निकुल की हम बात करें तो ऐसे ही एक दो स्टार्टअप है जो इंडिया में स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट फंडिंग को बढ़ाने के लिए यह स्पेस पॉलिसी जरूरी है। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जैसे कि अगर यूएसए में बात करें तो बहुत सारे हैं, बोइंग है, स्पेस एक्स है, एयरबस, जो यूएस चाहे यूरोपियन कंट्रीज है चाहे रशिया में है, तो वो जितने भी कंट्रीज है जो कि एडवांस है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े स्टार्टअप्स की बात करें तो उन सब कंट्रीज में है। इंडिया में वैसा कोई स्टार्टअप नहीं है या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है इन द फील्ड ऑफ स्पेस सेक्टर। दैट्स वाई वी नीड अ न्यू स्पेस पॉलिसी। अब इस स्पेस पॉलिसी में क्या कुछ खास रहा है उसकी हम बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, द पॉलिसी सीक्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर विथ इसरो फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट of advanced space technology, and private sector can take part in end-to-end space activities that include building satellites, rockets, launch vehicles, data collection and dissemination। तो अब क्या है कि इसका पॉलिसी का एम क्या है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए फ्रॉम इंड टू इंड एक्टिविटीज, मतलब सैटेलाइट को बनाने से लेकर सैटेलाइट को लॉन्च करने से लेकर उसके डाटा कलेक्शन तक, उन सब फील्ड में उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, अगेन इंडिया शेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करंटली लेस देन 2% है, इंक्रीज्ड अप टू 10% इन फ्यूचर। जो टारगेट है कि एटलीस्ट ग्लोबल लेवल पे हम लोग 10% का कंट्रीब्यूशन जरूर रखें इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट की पॉइंट्स में अगर बात करें, डिलिनिट्स रोल, वेट, डिलिनिट्स द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या हुआ कि इसरो, NSIL, इन स्पेस या DST, अब इनका क्या है कि रोल इसने क्लियर कट कर दिया। इसरो का क्या रोल रहेगा? इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सिस्टम्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट विल नॉट डू एनी ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन वर्क फॉर द स्पेस सेक्टर। अब इसरो का क्या काम इसमें निर्धारित किया गया है इन इंडियन स्पेस पॉलिसी, दिस न्यू स्पेस पॉलिसी, कि यह फोकस करेगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सिस्टम्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट ऑन एनी ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब कैसे यह ऑपरेशनल होगा, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा फॉर स्पेस सेक्टर, इस पे अब उसका फोकस नहीं रहेगा। उसका फोकस रहेगा नए सिस्टम को डेवलप करने पे, न्यू टेक्नोलॉजी को डिवाइस करने से रिलेटेड। NSIL का क्या काम रहेगा? इट विल कैरी आउट स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पेस सेक्टर एंड विल वर्क इन डिमांड ड्रिवन मोड। अब इसका क्या काम है? यह एक इस तरीके से काम करेगा कि डिमांड ड्रिवन मोड, मतलब क्या डिमांड है आज के टाइम में, उसको रिसर्च करे और कैसे उसके एक्टिविटी को कमर्शियलाइज करे, या NSIL काम करेगा। इन स्पेस का क्या काम होगा इसका? इट विल बी द इंटरफेस बिटवीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। तो बेसिकली क्या इसका रोल है कि एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा, जो इसरो है और जितने भी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है उनके बीच में यह इंटरमीडियरीज का काम करेगा और कोऑपरेशन करवाएगा। DST ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
वो तैयार करेगा। ऑपरेशनल मिशंस, द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द इसरो मिशन विल बी मूव टू NSIL, और इसी ऑपरेशनल मिशन को किसके पास ड्रिवन किया गया है, दिस NSIL, कि क्या डिमांड ड्रिवन मोड की तरह यह वर्क करेगा, और जितने भी ऑपरेशनल मिशंस है उसको लॉन्च हैंडल कौन करेगा, तो यह NSIL करेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, यह इंडियन स्पेस पॉलिसी का एम क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, फंडिंग को बढ़ाए, और इंडियन स्पेस इकोनॉमी जो कि आज लेस देन 2% है, फ्यूचर में उसे एटलीस्ट 10% किया जाए, और बाय 2024 उसे $50 बिलियन का किया जाए। ये कुछ मेजर एम्स है, और कुछ चेंजेस है कि इसरो किस पर फोकस करेगा, NSIL का क्या काम है, DST क्या करेगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं इन इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। अब बात करते हैं कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन हो सकता है, इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड, जैसा कि RLV उसने लॉन्च किया, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट रिसेंटली, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आई होप आपको यह सेशन ब्रीफली समझ में आया होगा। यह सेशन थोड़ा लंबा चला है, लेकिन आई होप आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से जितने भी चीजें हैं वो मैंने हर एक डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है। आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यह ब्रीफ आइडिया जरूर हो गया होगा कि आप एग्जाम में अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसे इजीली लिख पाए। सो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। So that's all for today. Thank you.